है स्मार्ट पीपल। सो इकोसिस्टम के एनसीईआरटी एग्जाम्पल के सवाल हम लगाने जा रहे हैं। 3 नुकसान हैं अगर आप इकोलॉजी यूनिट को नीट एग्जाम में पढ़ के नहीं जा रहे हैं। पहला नुकसान, इकोलॉजी यूनिट बहुत इजी है, 5% वेटेज है इसका, तो अगर अच्छे से टिप्स पे रख के नहीं जाओगे तो 5% गवा के आओगे। दूसरा नुकसान ये है कि इकोलॉजी यूनिट को पढ़ना बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है, याद रखना भी मुश्किल नहीं है। इसमें अच्छी बात क्या है कि यार आपको एक बाउंड्री मिल चुकी है कि यार हर सवाल हर डेटा एनसीईआरटी की लाइन से ही पूछा जाएगा, उससे बाहर से कुछ नहीं पूछेंगे। तो एक बुक उठाओ एनसीईआरटी, सारी बातें याद कर लो और 5% लेके आ जाओ। हम क्या कर सकते हैं, हम कुछ क्वेश्चन सॉल्व करते हैं एनसीईआरटी एग्जाम्पलर के। इसमें जो भी डेटा आपको मिल रहा होगा उस डेटा को अलग से लिखते हुए चलना। तो सिट विद अ पेन एंड अ पेपर और स्टार्ट करते हैं हमारे सवालों के सिलसिले के साथ। सबसे पहला सवाल आपसे कह रहा है कि डिकम्पोजर्स like fungus and bacteria are autotrophic, heterotrophic, saprotrophic या chemoautotrophs। बताइए, देखें आंसर। होपफुली आपने क्वेश्चन सोच लिया होगा, पॉज कर लो नहीं सोचा है तो। करेक्ट आंसर है इसका ऑप्शन नंबर बी एंड थर्ड, सेकंड एंड थर्ड, ऑप्शन नंबर सी। क्योंकि बात कर रहा है डिकम्पोजर्स, एक वर्ड इसने मेंशन कर दिया है डिकम्पोजर्स। और डिकम्पोजर्स कौन होंगे, एक तो सैप्रोट्रॉफ्स है ना, जैसे आपको पता है हेटरोट्रॉप्स हो जाएंगे। हेटरोट्रॉप्स कैसे वाले, पैरासिटिक, सैप्रोफाइटिक या सिम्बायोटिक कैसे, तो आप कह सकते हो एक तो हेटरोट्रॉप्स होंगे जो फंगस है और उसमें भी कैसा है, सैप्रोट्रॉप्स है। तो ऑप्शन थर्ड एंड सेकंड मतलब ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। कुछ खास इसमें डिस्कस करने के लिए नहीं है तो हमने उस क्वेश्चन को वहीं छोड़ दिया। अब आते हैं अगले सवाल पे। क्वेश्चन पढ़ो ध्यान से, एक अच्छा सवाल है। आपने 2 प्रोसेसेस का नाम सुना होगा, एक होता है ह्यूमिफिकेशन और एक होता है आपका मिनरलाइजेशन। तो करते हैं इस पर डिस्कशन, क्या होते हैं ये, ठीक है। सबसे पहला, एक आपने चैप्टर में 3 स्टेप्स पढ़े होंगे। एक आपके पास होता है फ्रेगमेंटेशन, दूसरा स्टेप होता है कैटाबॉलिज्म और तीसरा स्टेप होता है दैट इज यू कैन से, और इट्स लाइक सेकेंड स्टेप इज थर्ड स्टेप इज कैटाबॉलिज्म, ओके, एंड सेकेंड स्टेप इज बेसिकली लीचिंग। तो अगर हम इन 3 स्टेप्स की बात करें ना, तो पहले स्टेप में क्या होगा, मान लो ग्राउंड है, ग्राउंड पे कोई एक लीफ है ना, ये लीफ जो है ये सिंपल पार्टिकल, ये लीफ गिरी थी, इसको सिंपल पार्टिकल्स में किसने तोड़ा, डेट्रीवोरस ने। तो डेट्रीवोरस ने इसको डेट्राइटस में चेंज कर दिया। अब ये जो डेट्राइटस है या जो ये पार्टिकल्स हमें पड़े हुए मिले हैं लीफ के, अब ये सॉइल के अंदर जाएंगे और इसमें से न्यूट्रिएंट्स निकल के सॉइल को वापस लौटा देंगे, ताकि इस सॉइल पे जब नेक्स्ट टाइम नया इकोसिस्टम बने तो इन्हीं न्यूट्रिएंट्स को वापस से यूज़ किया जा सके। तो जो लिया है वो हम लौटा रहे हैं, ठीक है। अब नाउ सी हियर, इसमें क्या होगा, पहला स्टेप फ्रेगमेंटेशन, इसको पार्टिकल्स में तोड़ दिया। सेकंड स्टेप लीचिंग, इसको अभी बाद में बताऊंगा मैं आपको। कैटाबॉलिज्म देखो, कैटाबॉलिज्म में क्या होता है कि हमारे पास ये जो बड़े बड़े पार्टिकल्स हैं ना लीफ के, है ना, इस पार्टिकल में क्या होगा, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड होंगे, हाँ कि नहीं, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स पाए जाएंगे। जैसे कि आपको पता है कि शुगर मिल जाएगी इसमें, आपको सिंपल शुगर, इसमें अमाइनो एसिड्स मिल जाएंगे, है ना, इसी से तो बना हुआ है एक लीफ, एक सेल, ठीक है। और जब इसको हम प्रॉपरली तोड़ देंगे तो हम किस में तोड़ देंगे, हमारा मोटिव है कि हम इस कॉम्प्लेक्स कंपाउंड को सिंपलेस्ट कंपाउंड में तोड़ दें, जैसे कि मैंगनीज, कैल्शियम, मैग्नीशियम, कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, ये सब कुछ हम इस पर्टिकुलर सेल से निकाल लें, इस पर्टिकुलर कॉम्प्लेक्स कंपाउंड से बाहर निकाल लें, ये हम चाहते हैं, ठीक है। तो अब देखो एकदम से तो कन्वर्ट होगा नहीं, देयर मस्ट बी अ स्टेप, देयर मस्ट बी अ ट्रांजिशन स्टेज। उस ट्रांजिशन स्टेज को हम कहते हैं ह्यूमरस, ह्यूमस। तो नाउ व्हाट वी हैव, ह्यूमस इज दैट सब्सटेंस, एक बीज की ट्रांजिशन स्टेज है, एक बीज का सब्सटेंस है जो बना है इनके कन्वर्जन के दौरान, ठीक है। तो कैटाबॉलिज्म में 2 स्टेप्स आते हैं, एक स्टेप को आप कहते हो ह्यूमिफिकेशन और एक स्टेप को आप कहते हो मिनरलाइजेशन, ठीक है। एक को आप कहते हो मिनरलाइजेशन, ओके। लेट्स टॉक अबाउट देम। ह्यूमस, ह्यूमिफिकेशन में क्या होगा, ह्यूमस का फॉर्मेशन होगा। अब मैं आपसे पूछूं ये ह्यूमस है क्या, तो ह्यूमस ना तो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है, ना वो प्रॉपरली सिंपल आइटम्स में कन्वर्ट हुआ है या सिंपल मिनरल्स में कन्वर्ट हुआ है, ये कहीं बीच की ट्रांजिशन स्टेज है। तो ये जो ह्यूमस होगा ये कैसा होगा, इट इज़ कॉलोइडल नेचर का होगा, कॉलोइडल नेचर का होगा। सेकंड, ये एमॉर्फस होगा। थर्ड, ये स्लाइटली एसिडिक होगा।
स्लाइटली एसिडिक, ये रिजर्व करेगा, ये रिजर्व करेगा न्यूट्रिएंट्स को, इसमें न्यूट्रिएंट्स पाए जाएंगे। एंड नो एक्शन ऑफ एंजाइम्स, इसके ऊपर ना कोई भी एंजाइम्स एक्ट नहीं कर सकता, बिकॉज एंजाइम्स क्या करते हैं, एंजाइम्स जो हैं वो कन्वर्ट करते हैं किसी एक चीज़ को दूसरी चीज़ में। ये पहले से ही आपके लास्ट स्टेज के पास पहुंच चुका है, कन्वर्जन इसका हो चुका है। तो इस पर अगर एंजाइम्स काम करेंगे भी तो वो क्या कन्वर्ट करेंगे, कुछ कन्वर्ट ही नहीं करेंगे। तो इट इज़ लाइक यू कैन से रेसिस्टेंट ऑफ एंजाइम्स। तो इट्स कॉलॉइडल, स्लाइटली एसिडिक, एमॉर्फस, रिजर्वॉयर ऑफ न्यूट्रिएंट्स एंड नो एक्शन ऑफ एंजाइम्स इन दिस। ठीक है, तो आपके पास ह्यूमस बन चुका है। अब ह्यूमस जो है वो आपका कन्वर्ट होगा मिनरल्स में, इसे कहते हैं मिनरलाइजेशन। सिंपल। तो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड से ह्यूमस का बनना ह्यूमिफिकेशन, ह्यूमस का मिनरल्स में कन्वर्ट होना उसे कहते हैं मिनरलाइजेशन। और फिर जैसे ये मिनरल्स कन्वर्ट हो जाएंगे, इन मिनरल्स को सॉइल में ग्राउंड वाटर के थ्रू, पानी के थ्रू नीचे ले जाया जाएगा। ठीक है, ताकि जब नेक्स्ट टाइम इकोसिस्टम बने तो उन न्यूट्रिएंट्स को वापस से यूज़ किया जा सके। और इसे कहते हैं क्या, लीचिंग, इसे कहते हैं लीचिंग। तो तीनों स्टेप्स साथ साथ चल रहे होते हैं। अब सवाल को आप पढ़िए, मेरे को लगता है सवाल आपसे सॉल्व हो जाएगा। बताइए प्रोसेस ऑफ मिनरलाइजेशन जो है वो क्या है। प्रोसेस ऑफ मिनरलाइजेशन जो है क्या है, ये इनऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स का ह्यूमस में कन्वर्ट होना होता है, या ह्यूमस से इनऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स का बनना, या ह्यूमस से ऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स का बनना। इन दोनों में से क्या ऑप्शन होगा, आप सोच के बताइए। सोचा, वीडियो पॉज करो और सोचो। देखो ये जो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है ये क्या है, ये ऑर्गेनिक मैटर है कि इनऑर्गेनिक मैटर है, पहले ही सोच लो। कार्बोहाइड्रेट्स हैं इसके अंदर, है ना, सिंपल शुगर है, तो इट्स अ ऑर्गेनिक मैटर। और ये मैंगनीज, मैग्नीशियम, कैल्शियम, कार्बन, हाइड्रोजन, ये सब क्या होते हैं, ये आपके इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं। तो सिंपल लाइक यू कैन से कॉम्प्लेक्स या फिर ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का इनऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स में कन्वर्ट होना ह्यूमरस की मदद से, इसे कहते हैं क्या, मिनरलाइजेशन। तो मिनरलाइजेशन में क्या हो रहा है, आपके इनऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स जो हैं वो बन रहे हैं, कहाँ से, ऑर्गेनिक कंपाउंड से। तो ऑप्शन नंबर ए इज़ द करेक्ट आंसर। ठीक है, ठीक है भाई, ये आपका ऑर्गेनिक कंपाउंड है, ये इनऑर्गेनिक है, तो ऑर्गेनिक का इनऑर्गेनिक में कन्वर्जन हो रहा है। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। आते हैं अगले सवाल पे, कह रहा है प्रोडक्टिविटी क्या होती है। तो एक इकोसिस्टम में कितना बायोमास बन रहा है, कितनी स्पीशीज़ वहाँ पे अवेलेबल है, उसे कहते हैं वहाँ उसकी प्रोडक्टिविटी। जैसे आपने दो वर्ड्स पढ़े होंगे, क्रॉपिंग स्टेट, स्टैंडिंग स्टेट और स्टैंडिंग क्रॉप। तो स्टैंडिंग क्रॉप क्या होती है कि उस पर्टिकुलर एरिया के अंदर, है ना, या आप कह सकते हो कि स्टैंडिंग स्टेट क्या होती है कि उस पर्टिकुलर एरिया में कितने नंबर ऑफ स्पीशीज़ अवेलेबल हैं, प्लांट्स की, एनिमल्स की, जो भी है। ठीक है, तो सिमिलर है हमारे पास प्रोडक्टिविटी की, एक पर्टिकुलर इकोसिस्टम में कितना बायोमास बन रहा है उसे कहते हैं प्रोडक्टिविटी। बायोमास की यूनिट क्या होती है, बायोमास को आप या तो एनर्जी की टर्म्स में मेजर कर लो या फिर ग्राम्स की टर्म्स में मेजर कर लो, वेट की टर्म में। तो वेट की टर्म में अगर आप करोगे तो ग्राम पर मीटर स्क्वायर हो जाएगी यूनिट, एनर्जी की टर्म्स में करोगे तो किलो कैलोरीज पर मीटर स्क्वायर हो जाएगी यूनिट। तो ये दो यूनिट है किसकी, बायोमास की। लेकिन सवाल कह रहा है प्रोडक्टिविटी। प्रोडक्टिविटी क्या होता है, रेट। और जब हम रेट की बात करते हैं तो हम टाइम से कंपेयर करते हैं। तो इसकी यूनिट क्या बन जाएगी, इसकी यूनिट बन जाएगी कितना अमाउंट ऑफ बायोमास बना है एक पर्टिकुलर एरिया में एक साल के अंदर। ये बन गई आपकी यूनिट वेट की टर्म्स में, या फिर कितनी एनर्जी बनी है एक पर्टिकुलर एरिया में एक साल के अंदर, या फिर ये। तो ये दो यूनिट्स पॉसिबल हैं किस चीज़ की, ये दो यूनिट्स पॉसिबल हैं। ये ऑप्शन नंबर बी कुछ ऐसा होगा। ठीक है, तो कितनी लाइक क्या होती है प्रोडक्टिविटी, तो आप कह सकते हो कि या तो इसकी यूनिट ये हो जाएगी किलो कैलोरीज मीटर स्क्वायर पर ईयर, या फिर ग्राम मीटर स्क्वायर पर ईयर। दैट मीन्स ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, देख लो भाई ध्यान से, होपफुली इसमें कोई डाउट नहीं होगा आपको। सिंपल था क्वेश्चन, मुश्किल नहीं था, है ना, जस्ट आपको प्रोडक्टिविटी की यूनिट याद रखनी है। ठीक है, नेक्स्ट कह रहा है एन इन्वर्टेड पिरामिड ऑफ बायोमास कैन बी फाउंड इन विच इकोसिस्टम। इन्वर्टेड पिरामिड आपको कहाँ देखने को मिल जाएगा, ये आपको बताना है। तो देखते हैं भाई पिरामिड्स किस किस तरह के बन सकते हैं। तो भाई मेजर हमारे पास ना 3 तरह के इकोसिस्टम्स देखने को मिलते हैं। ठीक है, अगर हम नंबर के बेसिस पे बात करें तो कि नंबर के बेसिस पे इकोसिस्टम किस किस तरह के हो सकते हैं, तो हमें 3 तरह के इकोसिस्टम मिल सकते हैं। इट कैन बी, पहला अपराइट, दूसरा इन्वर्टेड, और तीसरा स्पिंडल।
ठीक है। स्पिंडल में क्या होगा, आपको पता है कि हमारे पास जो नंबर ऑफ ट्रीज़ हैं, जैसे मान लो कोई एक पेड़ है तो पेड़ एक ही है, उस पर रहने वाले जो बर्ड्स होंगे वो ज़्यादा होंगे, और उन बर्ड्स को खाने वाले जो हॉक्स होंगे वो हॉक्स कम होंगे वापस से। तो इट्स अ काइंड ऑफ अ स्पिंडल शेप। ठीक है, तो दिस इज़ व्हाट रिप्रेजेंटिंग, ये रिप्रेजेंट कर रहा है आपके ट्री को, ये रिप्रेजेंट कर रहा है आपके बर्ड्स को, ये रिप्रेजेंट कर रहा है आपके हॉक्स को। ओके, इन्वर्टेड में क्या आ जाएगा आपके पास, यहाँ पे आपका आ जाएगा यू कैन से ट्री इकोसिस्टम आ जाएगा यहाँ पे। तो इसमें क्या होगा, आपको पता है कि सब जैसे हमारे पास ट्री है, ठीक है, उसके ऊपर कौन रहती हैं, बर्ड्स रहती हैं। हर बर्ड के ऊपर कौन रहते हैं, पैरासाइट रहते हैं। इट्स रिप्रेजेंटिंग द बर्ड्स, इट इज़ रिप्रेजेंटिंग यू कैन से योर, और सॉरी इट्स रिप्रेजेंटिंग योर ट्री। ये आपके बर्ड्स रिप्रेजेंट कर रहा है उस ट्री पर रहने वाले बर्ड्स, और हर बर्ड के ऊपर क्या होंगे, बहुत सारे पैरासाइट होंगे। तो अगर आप देखोगे उस ट्री पे कितने पैरासाइट हो गए, ट्री पे बर्ड से भी ज़्यादा पैरासाइट हो गए, बिकॉज हर बर्ड पे मान लो 3-4 पैरासाइट हैं। तो ओवरऑल तो एक ट्री पे बर्ड से भी ज़्यादा पैरासाइट हो गए ना। तो ये हो गया आपका इन्वर्टेड। और अपराइट तो आप जानते हैं टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम, जहाँ पे ग्रासेस होंगी, ग्रासेस को खाने वाले ग्रास हॉपर होंगे, उनसे कम ग्रास हॉपर जो हैं ग्रास हॉपर, उनसे कम क्या होंगे, फ्रॉग्स होंगे, फ्रॉग से भी कम क्या होंगे, स्नेक्स होंगे, और स्नेक को भी खाने वाले उससे कम ईगल्स हो जाएंगे। ठीक है, इस तरीके से आपका इकोसिस्टम जो है ये अपराइट हो जाएगा। कौन से वाले केस में, नंबर्स के केस में। वहीं पे दूसरी तरह से आप एक और इकोसिस्टम बना सकते हो, दूसरा हो सकता है यू कैन से बायोमास के बेसिस पे। बायोमास के बेसिस पे आपको दो तरह के इकोसिस्टम देखने को मिल सकते हैं। एक हो सकता है सेम अपराइट, और एक हो सकता है आपका इन्वर्टेड। इन्वर्टेड कहाँ मिलेगा, पॉन्ड इकोसिस्टम के अंदर, और अपराइट कहाँ मिलेगा आपको, टेरेस्ट्रियल। ठीक है, तो आपको पता है टेरेस्ट्रियल में सेम एग्जांपल आ जाएगा। यहाँ पे भी क्या हो रहा है कि बायोमास ज़्यादा कहाँ पे है, ग्रासेस वाले लैंड में ज़्यादा बायोमास है, ग्रास हॉपर थोड़े कम है तो कम बायोमास कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, फ्रॉग्स उनसे भी कम है तो वो और कम बायोमास में कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। सेम यहाँ पे बन जाएगा आपके पास। ठीक है, वहीं अगर हम बात करें इन्वर्टेड में तो यहाँ पे आएगा पॉन्ड, जिस पॉन्ड में आप कह सकते हो कि जो कौन है, यहाँ आप कह सकते हो कि ज़ूप्लैंक्टन ज़्यादा है, फाइटोप्लैंक्टन्स कम है, तो इट्स अ काइंड ऑफ अ इन्वर्टेड प्लांट। ठीक है, लास्ट क्या हो सकता है, एनर्जी, जो हमेशा ही कैसा होता है, अपराइट होता है। तो एनर्जी का अगर आप पिरामिड बनाओगे तो इट्स ऑलवेज अपराइट, ऑलवेज अपराइट, बिकॉज ये क्या फॉलो करता है, लिंडमैन का दिया हुआ 10% एनर्जी लो। तो यहाँ पे एनर्जी हमेशा 10% पास होगी, फिर चाहे आप ये वाला बात करो, ये वाला बात करो या ये बात करो, हर इकोसिस्टम में 10% एनर्जी जो है वो नेक्स्ट टॉपिक लेवल में पास ऑन होती है। तो अब सवाल पे आते हैं, होपफुली ये सवाल यूँ हो जाएगा। कह रहा है इन्वर्टेड पिरामिड बायोमास जो है, बायोमास में जो इन्वर्टेड पिरामिड होता है वो किसका होता है, पॉन्ड इकोसिस्टम का। ठीक है, तो मैराइन या पॉन्ड आप कह सकते हो, दैट इज दिस इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, तो बायोमास के बेसिस पे इन्वर्टेड पिरामिड आपको मैराइन मिल सकता है, जहाँ पे ज़ूप्लैंक्टन्स, फाइटोप्लैंक्टन्स इनका सिस्टम चल रहा होगा। ठीक है, अगला सवाल, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ प्रोड्यूसर, इनमें से कौन प्रोड्यूसर नहीं है। ईजी क्वेश्चन है, जस्ट अप्लाई सम बेसिक नॉलेज एंड यू विल गेट द आंसर। देखें तो स्पायरोगायरा आपको पता है एक एल्गी होती है, और अगर कोई एक एल्गी है तो आप कह सकते हो कि सर ये ऑटोट्रॉफिक होगी, दैट मीन्स प्रोड्यूसर होगी। दूसरी तरफ अगेरिकस बात करते हैं अभी, वॉल्वॉक्स और ये नॉस्टॉक जो है, ये दोनों क्या है, वॉल्वॉक्स और नॉस्टॉक जो है ये दोनों ही आपके बीजीए हैं। बीजीए मीन्स आपके साइनोबैक्टीरिया, और साइनोबैक्टीरिया भी कैसे होते हैं, ऑटोट्रॉफिक, दैट मीन्स दे आर ऑल्सो प्रोड्यूसर्स। ठीक है, अगेरिकस जो है ये आपका प्रोड्यूसर नहीं है। ठीक है, ये आपका फंगस, सॉरी ये आपका प्रोड्यूसर नहीं है। अगली बात है, विच ऑफ द फॉलोइंग इकोसिस्टम इज मोस्ट प्रोडक्टिव इन टर्म्स ऑफ नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। तो आपको पता है जीपीपी होता है, ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी, इसमें से रेस्पिरेटरी लॉस हटा दो, क्या बचेगा, एनपीपी, जो कि अवेलेबल है नेक्स्ट टॉपिक लेवल के लिए।
दिस इज व्हाट टोटल बायोमास अवेलेबल फॉर नेक्स्ट इकोसिस्टम, नेक्स्ट ट्रॉपिक लेवल। और ये क्या था, दिस इज द बायोमास, टोटल बायोमास प्रोड्यूस बाय प्रोड्यूसर्स। उसे आप कहते हो क्या, जीपीपी। तो मान लो टोटल प्लांट्स ने जितना खाना बनाया है वो जीपीपी है, उसमें से कुछ खाना वो अपनी एनर्जी के लिए इस्तेमाल करेंगे और जो उसके बाद बच जाएगा वो है आपका एनपीपी। इट्स लाइक मम्मी है ना, मम्मी की स्वैग लाइफ चल रही है कि मम्मी ने खाना बनाया है, तो वो सारा खाना मम्मी ने बनाया, दैट मीन्स वो जीपीपी है। अब उस खाने में से कुछ खाना मम्मी खुद खा लेगी, बाकी जो बचा हुआ है वो दे देगी तुम दोनों को, जो भाई बहन है, ठीक है। तो वो हो गया एनपीपी, जो बच गया है मम्मी की खाने के बाद जो बच गया ना वो एनपीपी हो गया, ठीक है। अगर हम यहाँ पे बात करें तो हम कह सकते हैं कि यार नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी, दैट मीन्स एनपीपी जो होती है वो ज़्यादा कहाँ होगी। तो ऑब्वियस सी बात है यार, ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में प्रोडक्टिविटी जीपीपी ज़्यादा होगा तो वहाँ पे एनपीपी भी ज़्यादा होगा, दैट सिंपल। सबसे कम कहाँ होगा, डेजर्ट्स में होगा। ओके, अगला सवाल, पिरामिड्स ऑफ नंबर की बात करें तो नंबर वाले पिरामिड्स कैसे हो सकते हैं। तो नंबर के बेसिस पे यार अपराइट भी हो सकते हैं, इन्वर्टेड भी हो सकते हैं और स्पिंडल भी हो सकते हैं, ये हमने पढ़ लिया है। ये देखो स्पिंडल, अपराइट और तीनों हो सकते हैं, किस पे, नंबर के बेसिस पे। तो आप कह सकते हो द करेक्ट आंसर इज गोइंग टू बी आइदर अपराइट और इन्वर्टेड, ठीक है। नेक्स्ट, ये एक अच्छा सवाल है, इट्स अ गुड क्वेश्चन। बच्चों को ये समझते समय समझ में आ तो जाता है, लेकिन 10 दिन बाद उनसे पूछोगे वो भूल जाते हैं। सो क्या करें, दोबारा समझ लेते हैं, ठीक है। देखते हैं क्या है ये कह रहा है कि यार अप्रॉक्सीमेटली हाउ मच ऑफ द सोलर एनर्जी दैट फॉल्स ऑन द लीफ ऑफ द प्लांट इज कन्वर्टेड इनटू केमिकल एनर्जी बाय फोटोसिंथेसिस। जितनी एनर्जी जो है ना वो प्लांट पे पड़ी है, उसमें से कितनी एनर्जी वो कंट्रीब्यूट करते हैं फोटोसिंथेसिस, लाइक फोटोसिंथेसिस के दौरान जो एनर्जी बनी है उसमें से कितनी एनर्जी केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो पाती है, या मतलब आप कह सकते हो कि कितनी अवेलेबल है नेक्स्ट टॉपिक लेवल के लिए, ठीक है। देखें तो इसके लिए प्रॉपर आपको सीक्वेंस, प्रॉपर चार्ट पता होना चाहिए। सबसे पहले तो अगर हम बात करें कि भाई सन है, उसने कुछ लाइट भेजी कि प्लांट भैया या प्लांट बेटा आप लाइट ले लो। तो प्लांट ने जो लाइट ली है ना, पहली बात तो इस प्लांट तक पूरी 100%, इसने तो पूरी निकाल दी, लेकिन प्लांट के पास लेस देन 100% लाइट ही पहुंच पाई है। तो कितनी पहुंची या कितनी इसने कैप्चर करी, पहुंची 50% है, लेस देन 50%। देन उस 50% में से भी इसने क्या किया, जो 50% इसके पास पहुंची थी, दैट इज PAR, फोटोसिंथेटिकली एक्टिव रीजन, है ना, उसमें से आप कह सकते हो कि मेजॉरिटी ऑफ लाइट तो इसने लॉस कर दी। कितनी, आप कह सकते हो 45 से 49% लाइट जो है इसने लॉस कर दी। ये कैप्चर ही नहीं कर पाया, जितनी आई थी उसमें से भी मोस्टली कैप्चर नहीं कर पाया। जितनी इसने कैप्चर करी वो कितनी है, वो आप कह सकते हो कि 5 से या 1 से 5%, 1 से 5% इसने कैप्चर कर ली, इस लाइट का वो इस्तेमाल करेगा, ठीक है। तो दिस इज़ यूजेबल, इस लाइट को वो यूज़ कर सकता है। अब जो उसने लाइट यूज़ करी, उससे जो उसने खाना बनाया, उस खाने में से भी यार कुछ खाना एज अ रेस्पिरेटरी लॉस चला गया। वो कितना होगा, वो आपका होगा 0. आप कह सकते हो 0.2 से 1%। इतना खाना जो होगा ना वो एज अ रेस्पिरेटरी लॉस चले जाएगा। और अब कितना बच गया, देखो 1 में से 0.2 हटाओ तो 0.8, 5 में से 1 हटा लो तो 4%। तो इतना परसेंट जो है ना अब ये बची है आपकी एनपीपी। ये क्या थी, ये जीपीपी थी। टोटल इतने सनलाइट का यूज़ करके वो खाना बनाएंगे, उसमें से भी कुछ रेस्पिरेटरी लॉस होगा, तो जो बचेगा वो आपका एनपीपी है, जो कि नेक्स्ट टॉपिक लेवल के लिए यूज़ हो सकता है। दिस इज़ द फुल चार्ट जो आपको ध्यान रखना है। सर ये तो हो गया किस बेसिस पे, ये हमने बात कर लिया उस बेसिस पे कि भाई 50% लाइट ही पहुंच पाई थी। लेकिन सोचो कि यार ये जो 50% लाइट पहुंची है, इसी को मैं 100% ट्रीट कर लूँ। जैसे मान लो आपके घर में कोई केक आया, उस केक में से 10 पीसेस हो सकते हैं पेस्ट्री के, उन 10 पीसेस में से सिर्फ 3 पीस आपको मिलेंगे। तो आपको मतलब किससे है,
वो 7 पीसों से जो आपको नहीं मिलने वाले या जो 3 पीस आपको मिले हैं उनसे आपको मतलब है। तो आप तो कहोगे यार कि मैं इन 3 पीस का ध्यान रखता हूँ कि मेरे इन 3 पीसों कोई ना खा जाए क्योंकि ये मेरे हैं, तो आपके लिए तो वो 3% 100% हो गया ना। तो ऐसे मैं कह रहा हूँ कि सनलाइट जितनी प्लांट तक पहुँच पाई ना, अगर मैं उसको 100% मान लूँ, बिकॉज प्लांट के लिए वो 100% है, उसको बाकी 50% से मतलब ही नहीं है, वो तो पहुँची ही नहीं उसके पास। जो पहुँची अगर मैं उसे 100% मान लूँ तो डेटा क्या निकलेगा। तो मैं कह सकता हूँ कि यार अगर अब वापस हम अपने इस प्लांट को लेके आते हैं, इस प्लांट के पास अगर हम मान लेते हैं कि 100% सनलाइट पहुँची, या जितनी इसके पास पहुँची है उसको 100% मान लो, तो भाई कितने परसेंट जो है ये प्लांट उसको यूज़ कर पाएगा। तो उस एनर्जी में से आप कह सकते हो कि 90 से 98% जो लाइट है वो कैप्चर ही नहीं कर पाएगा, और सिर्फ कितनी कैप्चर कर पाएगा, 2 से 10%। ये हो गया इसका जीपीपी, इसको यूज़ करके वो खाना बनाएगा। इसमें से भी उसका रेस्पिरेटरी लॉस होगा कितना, इसमें से उसका रेस्पिरेटरी लॉस हो जाएगा, वहाँ पे कितना था 0.2 से 1%, यहाँ होगा 0.4 से 2%। तो कितना बच गया, 1.6 से 8% लाइट उसके पास पहुँचेगी, और इसको यूज़ करके जो खाना बनेगा वो आप कहोगे एनपीपी, जो कि अवेलेबल है नेक्स्ट टॉपिक लेवल के लिए। तो कितनी एनर्जी या कितना सनलाइट का इस्तेमाल करके नेक्स्ट टॉपिक लेवल के लिए खाना बचा हो सकता है, वो है 2 से 8% या 10% के आसपास आप कह सकते हो। तो अगर हम क्वेश्चन पे आते हैं तो यार 2 से 10% के आसपास जो है ना, इतना मतलब यू कैन से कि लाइट का इस्तेमाल करके खाना बनाया जा सकता है, जो कि नेक्स्ट टॉपिक लेवल के लिए अवेलेबल होगा। ठीक है, तो प्लांट इतना परसेंट सनलाइट का ही यूज़ कर सकते हैं। देख रहे हो ना, सिर्फ 80% सनलाइट ही यूज़ हो पा रही है। ठीक है, सो दिस इज़ द करेक्ट आंसर। आते हैं अगले सवाल पे। होपफुली आपको समझ में आ गया होगा, ये एक अच्छा सवाल था। नेक्स्ट, अमॉन्ग द फॉलोइंग वेयर डू यू थिंक द प्रोसेस ऑफ डिकम्पोजिशन वुड बी फास्टर। कौन से एरिया में रेट ऑफ डिकम्पोजिशन ज़्यादा होगा। तो मैं आपको फैक्टर्स बता दूं जो डिटरमाइन करते हैं कि भाई रेट ऑफ डिकम्पोजिशन ज़्यादा हो। पहला, नेचर ऑफ सब्सटेंस। नेचर ऑफ सब्सटेंस, वो पर्टिकुलर सब्सटेंस जो है उसका नेचर कैसा है ना। अगर मान लो वो पर्टिकुलर सब्सटेंस जो जिसको हम डिकम्पोज करवा रहे हैं वो लिग्निन से बना हुआ है, वो सुब्रिन से बना हुआ है ना। अगर वो इन चीज़ों से बना हुआ है तो यार उसको डिकम्पोज करना मुश्किल हो जाएगा। वहीं अगर वो प्रोटीन से बना हुआ है, कार्बोहाइड्रेट से बना हुआ है, तो उसको डिकम्पोज करना आसान होगा। ये डिकम्पोज नहीं हो पाएंगे। सेलुलोज हो गया मान लो, तो ये डिकम्पोज नहीं हो पाएंगे। सेकंड कौन डिटरमाइन करता है, सेकंड डिटरमाइन करता है कि मॉइस्चर कैसा है। तो उस पर्टिकुलर एरिया का मॉइस्चर की अगर बात की जाए तो अगर देखो मॉइस्चर ज़्यादा है तो रेट ऑफ डिकम्पोजिशन भी ज़्यादा होगा, कम है तो कम होगा। ठीक है, तीसरा, उस पर्टिकुलर एरिया में एरेशन कैसा है। एरेशन का मतलब वहाँ पे ऑक्सीजन अवेलेबल है कि नहीं है। जितनी ज़्यादा ऑक्सीजन होगी उतना ही ज़्यादा डिकम्पोजिशन होगा। फाइन, नेक्स्ट की अगर हम बात करें, नेचर ऑफ सब्सटेंस, मॉइस्चर, एरेशन और टेम्परेचर। टेम्परेचर कैसा चाहिए डिकम्पोजिशन होने के लिए। तो अगर आप चाहते हो कि रेट ऑफ डिकम्पोजिशन ज़्यादा हो तो आप कह दो कि भाई टेम्परेचर ज़्यादा होना चाहिए। जितना ज़्यादा टेम्परेचर उतना ही रेट ऑफ डिकम्पोजिशन, लेकिन वहीं जितना कम टेम्परेचर होगा उतना ही कम रेट ऑफ डिकम्पोजिशन भी हो जाएगा। ठीक है, ये बात आपको ध्यान रखना है। आते हैं सवाल पे। आपको बताए ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में टेम्परेचर ज़्यादा रहता है, ह्यूमस ज़्यादा होता है, तो दैट इज सिंपली हम कह सकते हैं यहाँ पे रेट ऑफ डिकम्पोजिशन क्या होगा, फास्टर होगा, ज़्यादा जल्दी होगा एज कम्पेयर टू एल्पाइन, आर्कटिक, इन सब जगहों से। ठीक है, अगला सवाल, हाउ मच ऑफ द नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी ऑफ अ टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम इज ईटन एंड डाइजेस्टेड बाय हर्बीवोरस। हर्बीवोरस मतलब प्रोड्यूसर्स की बात की जा रही है कि प्रोड्यूसर्स का कितना परसेंट जो एनपीपी है वो ट्रैवल करेगा किसके अंदर, हर्बीवोरस के अंदर। हर्बीवोरस क्या होते हैं आपको पता है, हर्बीवोरस आर प्राइमरी कंज्यूमर्स। प्राइमरी कंज्यूमर्स, तो आपको पता है प्रोड्यूसर्स ने जितना खाना बनाया है ना, उसमें से लाइक यू कैन से उन्होंने कुछ परसेंट रेस्पिरेटरी लॉस अपनी खुद की ग्रोथ के लिए यूज़ कर लिया, बाकी जो बच गया वो क्या है, वो एनपीपी है।
वो अवेलेबल है नेक्स्ट टॉपिक लेवल के लिए। और कितना एनपीपी ट्रैवल करता है? सिर्फ 10%। और यही तो होता है 10% रूल, है ना। तो लिंडमैन ने जो आपको 10% रूल दिया था, उन्होंने कहा था कि हर एक ट्रॉपिक लेवल से नेक्स्ट ट्रॉपिक लेवल में सिर्फ 10% एनर्जी ही ट्रांसफर करी जा सकती है। तो इट वॉज गिवन बाय लिंडमैन। ठीक है, तो आते हैं नेक्स्ट सवाल पे। कह रहा है ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ इकोलॉजिकल सक्सेशन द चेंजेस दैट टेक्स प्लेस इन अ कम्युनिटी आर। तो पहली बात तो इकोलॉजिकल सक्सेशन क्या होता है? ये है आपका ग्रेजुअल एंड प्रेडिक्टेबल। ठीक है, इट्स प्रिडिक्टेबल एंड यू कैन से इट्स अ ग्रेजुअल प्रोसेस जो एक पर्टिकुलर एरिया में रहने वाली स्पीशीज या पर्टिकुलर एक लैंड को डिसाइड कर सकता है। जैसे इवोल्यूशन होता है ना स्पीशीज में, ऐसी लैंड में क्या होता है? इकोलॉजिकल सक्सेशन होता है कि आज लैंड ऐसा है तो आज से 100 साल बाद वो लैंड कैसा हो जाएगा। दिस इज व्हाट इकोलॉजिकल सक्सेशन। ठीक है, तो क्या है भाई? ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ इकोलॉजिकल सक्सेशन द चेंजेस दैट टेक्स प्लेस इन अ कम्युनिटी इज orderly and sequential, random, very quick, not influenced by physical environment, so it's orderly and sequential, है ना। चेंजेस सीक्वेंशियल होते हैं। सबसे पहले कौन सी स्टेज आती है? द फर्स्ट स्टेज इज पायोनियर स्टेज। पायोनियर स्टेज आएगी, देन आपकी आएगी क्लाइमैक्स, और आई कैन से ट्रांजिशन स्टेज, और फिर आएगी क्लाइमैक्स जहाँ पे आपका फॉरेस्ट बन के तैयार हो जाएगा। ठीक है, इट्स एक्चुअली पायनियर। ठीक है, तो पायनियर स्टेज आएगी, फिर ट्रांजिशन, फिर क्लाइमैक्स आएगा। नेक्स्ट क्लाइमैक्स कम्युनिटी जो होती है वो क्या है आपका? इट्स अ स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम, बिकॉज ये लास्ट स्टेज है। जैसे मान लो कोई एक बैरन लैंड था, एक खाली लैंड था, वहाँ पे क्या हुआ? पहले आपके पास कौन सी पायनियर स्टेज आई? जैसे यहाँ पे लाइकन्स आ गए, उन्होंने रॉक को तोड़ के सॉइल बना दी। उसके बाद क्या हुआ? फिर बीच की स्टेज आई जहाँ पे ग्रासेस बनना स्टार्ट हुई होंगी, और लास्ट में वहाँ पे फॉरेस्ट बन जाएगा। अब फॉरेस्ट इक्विलिब्रियम है। अब ऐसे नहीं कि फॉरेस्ट को वापस तोड़ के वापस स्टार्ट कर दो, वो तो फिर आपने सक्सेशन को तबाह कर दिया। इट्स लाइक अगर आपने एक बार फाइनल स्टेज को अचीव कर लिया तो आप उस फाइनल स्टेज में इक्विलिब्रियम में रहोगे ना। कोई पर्सन है जिसने तैयारी करी आईएएस बनने के लिए, ठीक है, एग्जाम वगैरह दिया, या आपने डॉक्टर बनने की तैयारी की, तो लाइक नीट का एग्जाम क्लियर किया, एमबीबीएस क्लियर किया, लास्ट में आप अब डॉक्टर बन चुके हो। अब डॉक्टर के बाद आपने सब कर लिया, मतलब जो आपकी मास्टरी हो गई है ना, या फिर आपने सर्जरी का भी आपने डिग्रीज ले ली। अब जब आप प्रॉपर एक एडवांस लेवल के डॉक्टर बन चुके हो तो उससे आगे तो कुछ नहीं है ना, है ना। ऑब्वियसली देयर इज अ स्कोप, बट स्टिल अब वहाँ पे आप इक्विलिब्रियम में पहुँच जाओगे, उससे आगे कुछ नहीं करोगे आप, राइट। सो दिस इज व्हाट आई कैन से, यू आर इन इक्विलिब्रियम नाउ। ठीक है, अब आप अपने प्रोफेशन पे ध्यान दोगे कि यार हम कैसे लोगों को ट्रीट कर सकते हैं। अब ये नहीं कि आप उसके बाद उसे छोड़ के कुछ और फील्ड में चले गए, है ना। तो दैट्स समवेयर अदर थिंग, इतनी तो हमारे पास लाइफ भी नहीं होती है। सो वेल, नेक्स्ट अगर हम बात करें, अमंग द फॉलोइंग बायोजियोग्राफिकल साइकिल्स विच वन डू नॉट हैव द लॉस ऑफ रेस्पिरेशन। तो बायोजियोग्राफिकल जो साइकिल्स होंगी उनमें से इनमें से क्या है जो रेस्पिरेशन के थ्रू लॉस नहीं होता? तो सभी है ना, क्योंकि रेस्पिरेशन के दौरान क्या लॉस होती है? CO2, और CO2 ऑप्शन में है ही नहीं। इनमें से कोई भी नहीं है ऐसा जो हमारे रेस्पिरेशन के थ्रू लॉस होता हो। तो ऑल ऑफ दिस इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, द सीक्वेंस ऑफ कम्युनिटी ऑफ प्राइमरी सक्सेशन इन वाटर इज। तो वाटर के प्राइमरी सक्सेशन की बात करें, ऑल्दो सक्सेशन वाला टॉपिक आपके इस वाले नीट एग्जाम से हट चुका है तो वो नहीं आएगा, बट स्टिल क्वेश्चन है तो हम सॉल्व कर ही लेते हैं साथ में। तो पॉन्ड की अगर हम बात करें तो पॉन्ड में पहले क्या होगा? पहले आएगी पायनियर स्टेज, है ना। उसके बाद क्या बनेगा? सेकंड नंबर पे आपका बन जाएगा यू कैन से सबमर्ज्ड, सबमर्ज्ड प्लांट। फिर बन जाएंगे सबमर्ज्ड फ्री फ्लोटिंग, फ्री फ्लोटिंग प्लांट्स। ठीक है, उसके बाद क्या बन जाएगी? रीड स्वैम्प स्टेज, जहाँ पे क्या होता है आपको पता है कि पानी ज़्यादा होगा, सॉइल कम होगी। ठीक है, नेक्स्ट आपकी जो स्टेज आएगी आफ्टर रीड स्वैम्प यू हैव विच स्टेज? एक ऐसी स्टेज जहाँ पे आपको पता है कि पानी कम होगा
और इस बार सॉइल ज़्यादा होगी, और एट द एंड हमारे पास हम कहाँ पहुँच जाएंगे, जो हमारा मोटिव था, दैट इज़ फॉरेस्ट, ठीक है, या फिर ओशियन। तो इस केस में फॉरेस्ट बन जाएगा वहाँ पे। सो दिस इज़ व्हाट यू कैन से। और यहाँ पे अगर हम बात करें तो क्या सीक्वेंस होगा, सबसे पहले कौन आते हैं आपको पता है, फाइटोप्लैंक्टन्स आएंगे। फाइटोप्लैंक्टन्स के बाद कौन आएगा, तो ये और ये, इसको हटा दो। फाइटोप्लैंक्टन्स के बाद सेजेस आएंगे, या फिर फ्री फ्लोटिंग आएंगे, या फिर आपके रूटेड सबमर्ज हाइड्रोफाइट्स आएंगे। तो ये है रूटेड सबमर्ज, ये रूटेड सबमर्ज है, और ये फ्री फ्लोटिंग है, ठीक है, दे आर रूटेड सबमर्ज्ड। जो ऐसे इकोसिस्टम में यहाँ नीचे रूट्स के साथ लगे पड़े हैं। और इसमें क्या होगा, इसमें अब वो ऊपर आना स्टार्ट हो चुके हैं, वो फ्लोट करना स्टार्ट कर चुके हैं, ठीक है। तो पहले आएंगे आपके पास रूटेड सबमर्ज्ड हाइड्रोफाइट्स, फिर आएंगे फ्लोटिंग वाले, फिर आएंगे रीड स्वैम्प, फिर सेजेस, फिर मिडो एंड देन ट्रीज फाइनली, ठीक है। फ्री फ्लोटिंग पहले नहीं आते हैं, रूटेड वाले बाद में नहीं आते हैं, ये गलत है। फ्री फ्लोटिंग पहले नहीं आते, रूटेड वाले बाद में नहीं आते, पहले रूटेड आते हैं, फिर आपके फ्री फ्लोटिंग आते हैं। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। अगला, रिजर्वॉयर फॉर द गैसियस टाइप ऑफ बायोकेमिकल साइकिल एग्जिस्ट इन। तो अगर हम बात करें रिजर्वॉयर क्या है गैसियस का, तो आपको पता है एटमॉस्फेयर। वहीं पे तो सारी गैसेस जो हैं वो इकट्ठी होती हैं, फिर वापस से नीचे आती है ना। और वैसे आपको पता है ये सारे के सारे आपके एटमॉस्फेयर के ही पार्ट्स हैं। अगला, इफ द कार्बन एटम फिक्स बाय प्रोड्यूसर्स ऑलरेडी हैव पास थ्रू द 3 स्पीशीज, द ट्रॉपिक लेवल ऑफ द लास्ट स्पीशीज वुड बी। तो ट्रॉपिक लेवल क्या होगा लास्ट स्पीशीज का, अगर 3 स्पीशीज ने उसे ऑलरेडी फिक्स कर दिया है, पहली स्पीशीज, दूसरी और तीसरी, तो बताओ इसके बाद क्या आएगा, कौन सा ट्रॉपिक लेवल आएगा। तो प्रोड्यूसर्स ने किया है ना, तो हमारे यहाँ पे प्रोड्यूसर्स आते हैं, तो सबसे पहले प्रोड्यूसर्स ने उस कार्बन को फिक्स कर दिया, फिर वो कहाँ जाएगा, फिर वो जाएगा प्राइमरी कंज्यूमर्स के पास, प्राइमरी कंज्यूमर्स फिक्स करेंगे उसको, फिर वो कहाँ जाएगा, फिर जाएगा वो सेकेंडरी कंज्यूमर्स के पास, और फाइनली वो पहुँचेगा टर्शरी कंज्यूमर्स के पास, जो कि टॉप कंज्यूमर्स होंगे। तो आप कह सकते हैं कि स्कैवेंजर्स होंगे, या टर्शरी प्रोड्यूसर्स होंगे, या टर्शरी कंज्यूमर्स, या सेकेंडरी कंज्यूमर्स। सो दे विल बी टर्शरी कंज्यूमर्स। ऑप्शन नंबर सी। विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ इकोसिस्टम इज एक्सपेक्टेड इन एन एरिया वेयर द इवापोरेशन एक्सीड्स प्रेसिपिटेशन एंड मीन वैल्यू इज बिलो द 100 mm। तो इवापोरेशन एक्सीड करेगा प्रेसिपिटेशन से। तो इवापोरेशन बहुत ज़्यादा कहाँ पे होता है, डेजर्ट्स में होता है, राइट। आपको पता है वैसे यहाँ पे रेनफॉल 100 mm से भी बहुत कम होगी, तो इट्स डेजर्ट ओनली, राइट। नेक्स्ट, द जोन्स एट द एजेस ऑफ द लेक ऑफ ओशियन विच इज़ ऑल्टरनेटिवली एक्सपोज टू एयर एंड इमेंस इन वाटर। तो पहले आप लेक्स के जोन्स देख लो। तो अगर कोई ये लेक है जहाँ पे ये ग्राउंड वाला पार्ट है, फिर हल्का हल्का पानी आना स्टार्ट हुआ और फिर बिल्कुल डीप चला गया। तो अगर यहाँ पे हम बात करें तो पहला वाला एरिया, ये जो कॉर्नर वाला पार्ट है, दिस इज कॉल्ड एज लिटोरल। फिर ये जो रीजन आता है जहाँ पे लाइट फॉल कर रही है या फिर जो डीप जा रहा है, इसे आप कहते हो लिमनेटिक रीजन। इसके बाद जहाँ पे लाइट ट्रैवल कर पा रही है, इट्स कॉल्ड एज यूफोटिक। यूफोटिक के जस्ट नीचे होता है डिस्फोटिक, और डिस्फोटिक के जस्ट नीचे कौन सा आएगा, ये नीचे वाला रीजन जिसे आप बेंथिक रीजन कहते हो, या प्रोफंडल, सॉरी, पहले आएगा प्रोफंडल, और प्रोफंडल के बाद लास्ट आ जाएगा बेंथिक रीजन। और बेंथिक रीजन में आपको पता है लाइट नहीं पहुंच पाती है, इट्स कंप्लीटली डार्कनेस, जो कि 500 मीटर डीप होगा, ठीक है, यहाँ पे लाइट नहीं पहुंच पाएगी। तो ये आपके पास लेक्स हैं। अब सवाल पे वापस आते हैं, कह रहा है जोन्स एट द एजेस ऑफ द लेक, एजेस की बात कर रहे हैं, है ना, जो कॉर्नर्स पे हैं जहाँ पे हल्का हल्का लैंड है और हल्का हल्का पानी है। तो अगर हम बात करें द जोन्स एट द एजेस ऑफ द लेक और द ओशन विच इज़ ऑल्टरनेटिवली एक्सपोज टू एयर एंड इमेंस इन वाटर, जो पानी लैंड दोनों पे है, तो इट्स अ यू कैन से लिटोरल जोन, ठीक है। नेक्स्ट, इडेफिक फैक्टर्स कौन कौन से होते हैं, तो इडेफिक मतलब होता है सॉइल के फैक्टर्स, ऐसे फैक्टर्स जो कि सॉइल को इम्पैक्ट करेंगे, जैसे उसका पीएच कितना है सॉइल का, ठीक है, टोपोग्राफी क्या है, ठीक है, मिनरल्स क्या है, सॉइल जो है वो आपकी सेडिमेंट्री सॉइल है, सेडिमेंट्री सॉइल है, ट्रांसपोर्टेड सॉइल है, कैसी सॉइल है, उस बेसिस पे डिपेंड करता है, ठीक है।
तो हम बात करें तो वाटर या सॉइल, तो एडेफिक वर्ड जो है वो सॉइल के लिए हम इस्तेमाल करते हैं। दिस इज द आंसर। विच ऑफ द फॉलोइंग इन इकोसिस्टम सर्विस प्रोवाइड्स बाय द नेचर इकोसिस्टम, कौन सी सर्विस जो है वो नेचर प्रोवाइड करता है? साइक्लिंग ऑफ न्यूट्रिएंट्स, प्रिवेंशन ऑफ सॉइल इरोजन्स, या पॉल्यूशन एब्जॉर्ब्स एंड रिडक्शन इन द थ्रेट ऑफ ग्लोबल वार्मिंग, या ऑल ऑफ दिस? तो ऑल ऑफ दिस। सॉइल इरोजन से बचाएगा हमारे नेचर, है ना, हम तो नहीं कर सकते, हमें तो कितना पैसा खर्च करना पड़ेगा इसके लिए, है ना। इसके अलावा ग्लोबल वार्मिंग से भी हमें बचाता है हमारा इकोसिस्टम, और इसके अलावा साइक्लिंग ऑफ न्यूट्रिएंट्स भी काम होता है इसका, फंक्शन ऑफ इकोसिस्टम। तो ऑल ऑफ दीज आर द फंक्शंस ऑफ इकोसिस्टम एंड शेयर वी कंप्लीट ऑल द क्वेश्चंस ऑफ दिस पर्टिकुलर चैप्टर ऑल्सो। तो होपफुली ये सवाल आपने कर लिए होंगे। इस सवाल में डेटा है थोड़ा बहुत, है ना, आई नो, तो पेन कॉपी लेके ही बैठना पड़ेगा ताकि ये डेटा आपको याद रह सके। एंड दैट्स ऑल फॉर दिस सेशन, विल सी यू इन द अपकमिंग क्लासेस। एंड ये चल रही है आपकी NCERT एग्जाम्पलर की सीरीज़। सारे क्वेश्चंस या सारे चैप्टर्स नहीं देखे हैं तो फटाफट से उठाओ, हाई स्पीड पे देख के इसको ख़त्म करो। हर चैप्टर में, हर सेशन में मैंने कोशिश करी है कि आपको टॉपिक, सवालों के साथ साथ उस पर्टिकुलर सवाल के पीछे की जो कहानी है वो भी आपको मैं रिवाइज करा सकूं। सो इफ़ यू लाइक द सेशन प्लीज़ हिट द लाइक बटन। विल सी यू इन द अपकमिंग सेशंस। पढ़ाई करते रहें, सेफ रहें। ऑल द वेरी वेरी बेस्ट फॉर योर एग्जामिनेशन। बाय बाय, टेक केयर।